नैना कोलकाता गई थी और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर जो नहीं होना चाहिए था। वो खिड़की पर खड़ी थी और जैसे ही उसने नीचे देखा बालकनी से, तो नीचे जो उसने देखा था वो देख करके वो इतनी तेज़ी से चीखती है। उसके बाद नैना की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है नैना की। नैना उत्तर प्रदेश में रहती है और उसकी बुआ जी हैं कोलकाता में रहती हैं। तो इसकी छुट्टियाँ हुई थी और इसने सोचा कि क्यों ना बुआ के यहाँ चलते हैं। इस बार अकेले ही गई थी क्योंकि कॉलेज कंप्लीट हुआ था और अब वो अकेले आ जा सकती थी। तो पापा ने ट्रेन में बैठाल दिया और नैना कोलकाता के लिए निकल जाती है। वहाँ पर नैना के कज़िन थे और उसकी बुआ जी थी। तो उन्होंने कहा कि हम स्टेशन पर रिसीव कर लेंगे। जब ये कोलकाता स्टेशन पर उतरती है तो वहाँ काफ़ी देर वेट करती है, लेकिन कोई भी लेने नहीं आया था। अब ये परेशान होती है, कॉल करती है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता है। काफ़ी देर तक वहाँ इंतज़ार करती रहती है। उसके बाद उसकी बुआ जी आती हैं। बुआ जी आकर बताती हैं कि बेटा सॉरी, लेट हो गया हमें, क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे, तुम्हारे फूफा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम उनके पास थे, बच्चे भी वहीं पर हैं। अब नैना परेशान हो जाती है कि फूफा जी की तबीयत ख़राब है इतनी, तो ये घर जाती है, चेंज करती है। उसके बाद ये भी हॉस्पिटल जाती है, फूफा जी को देखती है। उसके बाद बुआ जी बोलती हैं कि बेटा ऐसा है, तुम घर चलो और घर में आराम करो, वैसे भी इतने लंबे सफ़र से आई हो तो थक गई होगी। नैना कहती है ठीक है बुआ जी, हम सुबह आएंगे। तो नैना का जो कज़िन था वो अभी लगभग 16-17 साल का था। उसका नाम था ऋतुराज। ऋतुराज बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सीधा भी था। उसने कहा कि दीदी ऐसा है कि मैं आपके साथ चलता हूँ। उसने स्कूटी निकाली और वहाँ से चल देता है। वो आउटर में था इसलिए वो स्कूटी चला पा रहा था, लेकिन नैना बोलती है कि भाई तू स्कूटी मत चला क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, अभी तेरी उम्र ही कितनी कम है। तो वो कहता है ठीक है दीदी। वो स्कूटी नैना को दे देता है। नैना हेलमेट लगा करके स्कूटी चलाती है और घर की तरफ चल देती है। घर पहुँचने ही वाले थे कि उसने देखा कि उनकी गली में एक घर है जो इनके घर के ठीक सामने है, लेकिन वो बहुत अजीब दिख रहा था, खंडर जैसा घर था। तो नैना ऋतुराज से पूछती है कि भाई ये घर बड़ा खंडर सा लग रहा है। तो वो बोलता है हाँ दीदी, ये घर सालों से खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता है और इस घर के बारे में कॉलोनी के सभी लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन आज तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। चलो दीदी हम लोग अंदर चलते हैं। अब नैना अंदर जाती है, फ्रेश होती है, उसके बाद खाना वाना बनाती है। खाना बनाकर दोनों भाई बहन खाना खाते हैं और बुआ जी को फ़ोन करती है कि बुआ जी खाने का। तो बुआ बोलती हैं कि बेटा आप लोग खाकर सो जाओ और हम यहीं से ले लेंगे खाना होटल से। तो कहती ठीक है। अब रात का लगभग 11:30 बज चुका था और ऋतुराज तो सो गया था क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में बहुत थक चुका था। नैना को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि नई जगह थी, तो नई जगह पर इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। तो ऊपर का रूम था उसका, तो उस रूम में ये टहल रही थी, इसे नींद नहीं आ रही थी, तो मोबाइल देख रही थी और इधर उधर टहल रही थी। तभी इसकी निगाह खिड़की पर पड़ती है। तो वो जो सामने वाला खंडर घर था वो अजीब सा ऐसा दिख रहा था जैसे वहाँ पर कोई है। तो ये एकदम बालकनी के पास जाती है और देखने की कोशिश कर रही थी। तो इसने देखा उस बालकनी, मतलब जो सामने वाला घर है उसकी बालकनी में एक औरत है, खड़ी है, सफ़ेद कपड़ों में है और वो नैना को देख रही है। नैना उसको देखती है और सोचती है कि ऋतुराज तो बोल रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर तो ये औरत रह रही मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बस देख ही रही थी, तभी अचानक से वो औरत ऊपर से नीचे कूद जाती है। अब ये बालकनी से झांकती है और नीचे देख करके एकदम से चीखती है क्योंकि वो औरत जो नीचे गिरी थी वो नीचे थी ही नहीं। अब ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। ये इसकी चीखने की आवाज़ सुन करके ऋतुराज ऊपर आता है और पूछता है दीदी क्या हुआ है।
अब नैना कुछ बोल नहीं पा रही थी, डर की वजह से उसकी हालत ख़राब थी, क्योंकि वो औरत जिस तरह से ऊपर से कूदी थी तो नैना समझ गई थी कि वो बची तो नहीं होगी, लेकिन आखिर वो गई कहाँ। काफ़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो बताती है कि भाई यहाँ पर एक औरत थी और वो ऊपर से कूद गई थी। ऋतुराज कहता है कि दीदी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस घर में कोई रहता ही नहीं है। लेकिन नैना ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। अब किसी तरह वो ऋतुराज उसको बोलता है कि दीदी ऐसा है, पानी पी लो और आराम से सो जाओ, खिड़की बंद कर दो। वो खिड़की बंद कर देता है और बालकनी का दरवाज़ा भी बंद करता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है दीदी, मैं नीचे जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। वो कहती ठीक है। अब वो सोने लगती है। अब वो सो रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई चल रहा है। पायलों की आवाज़ एकदम क्लियर आ रही थी। वो धीरे से अपना कंबल नीचे करती है और इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक से उसे महसूस होता है उसके सर के पास कोई बैठा है और उसे घूर रहा है। ये जब ऊपर देखती है तो ये वही औरत थी जो उस सामने वाले घर में थी। उसे देख करके एक बार फिर से ये चीखने वाली थी, लेकिन उस औरत ने इसका मुंह दबा दिया। अब ये चीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझसे आवाज़ नहीं आ रही है। ये एकदम झटपटा रही थी, आंखें बड़ी करके ये देख रही थी उसे। उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था कि आँखों से जैसे खून टपक रहा हो, चेहरा इतना डरावना और जैसे कि पिघल रहा हो, आग लगी हो उसके चेहरे पर, इतना ज़्यादा भयानक। इतने नज़दीक से उसने ये देखा था कि बयां भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा डरावना था वो। नैना डर की वजह से थर-थर काँप रही थी और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होती है और वो औरत अचानक से कहीं चली जाती है। ये इसे समझ में नहीं आता है आखिर वो अचानक से कहाँ चली गई, क्या हो गया। लेकिन जब तक इसे होश आता, ये संभल पाती, तब तक इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में खून ही नहीं है। ये ना ही कुछ बोल पा रही थी, ना ही चल पा रही थी। सुबह होती है और ऋतुराज जब ऊपर आता है, पूछता है दीदी तुम ठीक हो। लेकिन जब उसकी हालत देखता है तो वो भी दंग रह जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था उसके शरीर में खून ही नहीं है, शरीर में जान नहीं है और हड्डी तक दिख रही थी। एक रात में अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत माँ को फ़ोन करता है, माँ को पूरी बात बताता है। अब बुआ जी उनकी आती हैं और जैसे ही नैना को देखती हैं, देख करके वो भी दंग रह जाती हैं। उधर उनके फूफा जी ठीक हो चुके थे, वहाँ से डिस्चार्ज कराकर घर लाते हैं। अब सब लोग नैना की वजह से परेशान थे, तो वहाँ पर वो पता करते हैं कि कोई पंडित जी हों जो मतलब इसको देख सकें, क्योंकि बंगाल में वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं, तो लोग जानते हैं कहाँ पर उतारा होगा, कहाँ पर लोग देखते हैं। तो वो एक लोगों से कांटेक्ट करते हैं। तो वो जब घर आते हैं तो बताते हैं कि ये जो सामने वाला घर है, उस घर में एक चुड़ैल है जो वहाँ पर रहती है और लोगों को अपने इस तरह के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी को वो दिखती नहीं है। नैना शायद दिल से कमज़ोर है या जो भी है, ये नैना को दिखी और नैना ने उसकी आंखों में देख लिया था, इसलिए वो नैना के पीछे लग गई। अब नैना के पीछे ही रहेगी, वो उसे छोड़ेगी नहीं जब तक वो उसका खून नहीं पी जाती। अब ये सारी चीज़ें जब वो बताते हैं तो इनकी बुआ जी तो डर जाती हैं कि इकलौती भतीजी है मेरी, वो आई है और अगर इसके साथ कुछ गलत होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। वो कहती हैं पंडित जी कुछ भी हो, मेरी बेटी को बचा लो और आप बस अब जैसे भी हो आप कुछ करो। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, इसे काली मंदिर लेकर जाओ। काली मंदिर लेकर जाते हैं, माता रानी के दर्शन कराते हैं। उसके बाद पंडित जी पूजा करते हैं। पंडित जी की पूजा के बाद वो ये कहते हैं कि इसे धागा तो देते हैं और बांधते हैं, फिर कहते हैं कि इसको यहाँ से तुरंत इसके घर भेज दो, क्योंकि यहाँ रहेगी तो इसके लिए ठीक नहीं है। अब बुआ जी ऐसे ही करती हैं, ऋतुराज के साथ नैना को यूपी भेज देती हैं। यूपी आने के बाद नैना की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगता है, लेकिन नैना बताती है कि वो एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक था, क्योंकि वो देखने में इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि आज भी जब रात में मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी उसका चेहरा याद आ जाता है और मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ कि मुझे आज भी माँ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को नैना की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जा करके आप अपनी कोई भी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।